Good evening, everyone. My name is Tanisha Jetli, and I secured All India rank 400 in UPSC CSE 2022. So, first of all, I would like to thank UPSC Time for this initiative and for giving me this opportunity ताकि मैं जो है आप लोगों के आप एस्पिरेंट्स के डाउट्स क्लियर कर सकूं एंड वी कैन हैव वन लाइव इंटरेक्शन विद यू ऑल. So, welcome everyone. And first of all, I would give a brief about my journey, and then there were some questions given to me by UPSC Time. हम उसी को फॉलो करेंगे. I will tell you about my prelims, mains, and then personality test की strategy. And thereafter, आपके जो भी doubts होंगे, I will take those doubts. So, I completed my graduation from Daulat Ram College, pursuing botany honors. It was in 2020, and thereafter I gave my first attempt in 2020 only. In my first attempt, I was not able to clear mains. In my second attempt, that is 2021, I was not able to clear prelims. But however, in my third attempt, the 2022, this was my third attempt, I was able to make it. So my journey began in 2018. No audio. देखियो, I think I don't know audio is coming or not. Yes. So I was saying that my journey began in 2018, not in 2019, when I was in third year of my college. At that point of time, मैंने एक foundation course join किया था. I took coaching because I was science students. तो मेरा एक टच जो था कुछ पॉलिटी एंड जियोग्राफी हिस्ट्री सब्जेक्ट से वो छूट गया था. सो दैट वाज द रीज़न आई थॉट कि मुझे जो है एक कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है. तो दैट्स वाई आई टुक द फाउंडेशन कोर्स. देयर आफ्टर मैंने 2020 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया था. एंड द रीज़न वाई आई ऑप्टेड फॉर बॉटनी एज ऑप्शनल वॉज बिकॉज मेरा क्योंकि ग्रेजुएशन ही पूरे बॉटनी में हुई थी. सो माई बेसिक्स वर क्लियर एंड माई बेसिक्स वर क्लियर. तो मुझे एक आइडिया भी था कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैंने बॉटनी का सिलेक्ट किया था. सो नाउ स्टार्ट करती हूँ अब मैं कि प्रीलिम्स के बारे में कुछ बातें. तो सबसे पहले मैंने अपनी एक बुक लिस्ट प्रिपेयर की थी. उससे भी पहले मैंने एक बारी NCERTs की बेसिक जो NCERTs होती हैं उनकी रीडिंग करी थी जस्ट वंस, ताकि एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं. तो उसके बाद मैंने अपना हर सब्जेक्ट की एक बुक लिस्ट प्रिपेयर की. और प्रीलिम्स के जो 2-3 पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सबसे पहला तो ये कि अपने बुक सोर्स को लिमिटेड रखिए. हर सब्जेक्ट की 1 या 2 बुक्स होनी चाहिए और उसको आप मल्टीपल रिविजन्स करिए. ऐसा मत कीजिए कि आप एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे बुक सोर्सेज देख रहे हैं. अवॉइड दैट थिंग. एक ही सेलेक्ट कीजिए और उसी को रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स. दूसरी चीज़ ये थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए. तो इसके लिए मैंने एक बुक परचेज करी थी. आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग. टैप टू रीट्राई. तो उसके लिए मैंने एक बुक परचेज़ करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. अब उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होना चाहिए. तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप सिर्फ उसको सॉल्व कर रहे हो और अपने मार्क्स को कंपेयर कर रहे हो. आप ये कीजिए कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को नहीं आता, देन गूगल दैट टॉपिक. उस टॉपिक को और सर्च कीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए. इवन अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा कि इस ऑप्शन में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं आती, उसको भी आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए. आई वुड शेयर वन एग्जाम्पल विद यू. मेरे साथ ये 2022 के प्रीलिम्स में हुआ था. देयर वॉज वन, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पर मैंने एक NGO का नाम पढ़ा था इन सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो मैंने उसको नेट पे क्रोम पे सर्च किया कि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो NGO है, उस NGO का क्या कनेक्शन है, उसका वर्क क्या है. एंड दैट NGO वॉज आस्क्ड इन 2022 के प्रीलिम्स में. सो इस तरीके से जो है आप अपने तैयारी कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर. तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट को मैंने पहले सेक्शनल टेस्ट शुरू करे थे. मैं हर सब्जेक्ट के टेस्ट करती थी, पॉलिटी के, फिर ज्योग्राफी के, एंड फिर लास्ट में जाके प्रीलिम से कुछ टाइम पहले मैंने फुल मॉक दिए थे. सो इन टोटल आई गिव 30 to 35 फुल मॉक्स.
अब फुल मॉक देने के बाद डू एनालाइज योर मॉक्स, उसमें अपनी गलतियों को देखिए, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ, और उन मॉक्स के क्वेश्चन को भी आप रिवाइज कीजिए। आफ्टर दैट इन सी सैट में अब जैसे पैटर्न डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है, थोड़ा लेवल अप होता जा रहा है, इवन सी सैट का भी। तो मैंने भी अपने टाइम पे सी सैट के लिए 1.5-2 घंटा डेली मैं सी सैट को देती थी, स्पेशली प्रीलिम्स के टाइम पे। एंड उसमें भी मैंने एक बुक खरीदी थी, आई थिंक वो अरिहंत पब्लिकेशन की सी सैट की बुक थी। उसमें से मैंने जो क्वांट्स के मैथ्स के बेसिक जो चैप्टर्स होते हैं, रेशियो, एवरेज, वो सब बहुत अच्छे से कवर किए थे। एंड उसके बाद मैंने सी सैट के भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे थे। सो आई वुड सजेस्ट कि सी सैट को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, स्पेशली आज के टाइम में प्रीलिम्स में। एंड अनदर थिंग जो प्रीलिम्स के टाइम में इम्पॉर्टेंट है वो है उस दिन के लिए, जब आपका प्रीलिम्स होता है तो उस टाइम यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखिए, रेडी टू डील विद एनी अनसर्टेनिटी, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी अनसर्टेन हो जाता है कई बार। तो उस टाइम अगर आप घबराएंगे नहीं, अच्छे से खुद को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे कि जो होगा आई विल बी काम, मैं अच्छे से जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे अपना पेपर करूँगी या करूँगा, तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड। तो ये गलती मुझसे मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में हुई थी प्रीलिम्स के टाइम। उस टाइम आई वुड से मैं थोड़ा सा घबरा गई थी प्रीलिम्स के पेपर को देखकर, और थोड़ा एक फियर फैक्टर भी था कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। सो आई इवेंचुअली वॉज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। तो प्रिपरेशन एक अलग जगह है, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना, ऑप्टिमिस्टिक रखना, खुद पे बिलीव करना, कॉन्फिडेंट रहना, वो एक अलग चीज़ है। नाउ लेट मी स्टार्ट विद मेंस। तो मेंस के लिए भी बुक सोर्स जो प्रीलिम्स के थे वो तो इसमें सिमिलर रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अलग रहते हैं। तो आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ बुक लिस्ट फॉर मी, बेसिक NCERTs, लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम, जो भी बेसिक बुक्स हैं हम सब पढ़ते हैं, वो मेरा भी वही सोर्स रहा है हमेशा। मेरी आंसर राइटिंग पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, बिकॉज मेंस में एक वो होता है जो कि एक गेम चेंजर हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आंसर राइटिंग मैंने जब स्टार्ट करी थी, मैंने डेली 1 to 2 क्वेश्चंस मैं लिखती थी। वो क्वेश्चंस आपको किसी भी ऑनलाइन साइट पे मिल जाएंगे, किसी भी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो डेली मैंने अपने आंसर राइटिंग ऐसे ही स्टार्ट करी थी, डेली 1 to 2 क्वेश्चंस लिखना, खुद को एनालाइज करना और किसी दूसरे से चेक करवाना, क्योंकि मैं उस टाइम कोचिंग में थी तो इसलिए मेरे को वहाँ पे वो आंसर्स चेक करके दे देते थे। तो धीरे धीरे आंसर राइटिंग इम्प्रूव करी। फिर उसके बाद मैंने स्विच किया मिनी टेस्ट पे, जो 5 to 8 क्वेश्चंस के टेस्ट होते हैं उसके ऊपर, एंड फिर फाइनली मैंने फुल मॉक दिए। तो इसमें आई वुड से कि वही जो एक बेसिक अप्रोच रहता है, इंट्रोडक्शन में इट वुड बी बेटर अगर आप फैक्ट्स दे रहे हैं, फिगर्स लिख रहे हैं, या फिर आप कोई कोड दे रहे हैं, और मेंस में आप मल्टी डायमेंशन आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कीजिए। सेकेंड थिंग, आप ट्राई कीजिए कि आप उसको कितने मल्टीपल एंगल से लिख सकते हैं। सो इन जनरल आई यूज़ टू फॉलो पेस्टल अप्रोच, जिसमें मैं अपने आंसर्स को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल ये एंगल देती थी। और उसके बाद आई यूज़ टू ड्रॉ लॉट ऑफ डायग्राम्स, स्पेशली GS 1 में, जियोग्राफी में काफ़ी स्कोप होता है टू ड्रॉ मैप्स। तो मैंने भी काफ़ी मैप्स प्रैक्टिस करे थे, एंड मैं अपने GS पेपर में काफ़ी मैप्स ड्रॉ करती थी। GS 3 में भी यू हैव लॉट ऑफ स्कोप इन्वायरमेंट की, उसमें कि आप कुछ ना कुछ ड्रॉ कीजिए। तो सिमिलरली हर चीज़ में आपको जितना हो सके आप अगर मैप बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, तो इट वुड बी बेटर। एंड कंक्लूजन शुड बी ऑन अ पॉजिटिव नोट। उसमें भी जैसे आप अपने किसी गवर्नमेंट स्कीम का मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर इंडिया कोई टारगेट अचीव करना चाहती है जैसे SDG गोल्स वगैरह, तो उन चीज़ों के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट एसे नाउ, एसे में भी इट इज़ बिकमिंग नाउ अनसर्टेन, फिलोसफिकल साइड अब जा रहा है एसे। तो मैंने अपने टाइम पे सबसे पहले तो एक लिस्ट प्रिपेयर करी थी। उस लिस्ट में मैंने कुछ टॉपिक्स ऐड करे थे, जैसे कि पोवर्टी, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड के जो भी इश्यूज़ हो गए, वुमेन इश्यूज़ हो गए। मैंने इन सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई थी। इनसे रिलेटेड मैंने कोड्स ढूंढे थे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ढूंढे थे, कुछ एग्जांपल्स ढूंढे थे पर्सनल लाइफ के,
एंड इस तरीके से मैंने इन सारे टॉपिक्स का एक क्रिस्प बना लिया था कि अगर इनसे रिलेटेड ऐसे आया तो आई विल राइट समथिंग रिलेटेड टू दिस। तो इस चीज़ को भी आई वुड से कि प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है कि दोबारा से इस तरीके के ऐसे आने शुरू हो जाएं। अभी जो ऐसे आ रहे हैं वो थोड़ा ऑन फिलोसफिकल लाइन है, तो इसके लिए मेरे पास दो टेक्निक होती थी। या तो मैं अपने ऐसे में खूब सारे एग्जांपल्स देती थी फेमस पर्सनालिटीज़ के, जो भी कोटेशन, जो भी जिस पे भी ऐसे लिखना है उससे रिलेटेड जो भी मुझे एग्जांपल्स याद आ रहे थे, जैसे महात्मा गांधी जी की कोई कहानी हो गई उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो लिख दी। स्वामी विवेकानंद जी की लिख दी। एक तो अप्रोच मेरा ये रहता था एक एग्जांपल्स को देना। दूसरा अप्रोच मेरा रहता था कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं उस एंगल में भी पेस्टल अप्रोच यूज़ कर सकती हूँ तो मैं थोड़ा उसको जीएस के एंगल से भी लिख देती थी। और ऐसे मेरा ये रहता था कि मैं हर संडे एक या दो ऐसे ज़रूर लिखती थी। ये मेरा काफ़ी 3-4 साल से ही चल रहा था ऐसे लिखना। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे में लिखने में बहुत डर लगता था, स्पेशली इतने सारे वर्ड्स का लिखने में, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली डेली प्रैक्टिस करके मैंने अपने एसेस को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लिया था, एंड आई थिंक कि आप लोग भी कर लेंगे। एंड उसके बाद एथिक्स की मैं अगर बात करूं तो एथिक्स में जो केस स्टडीज़ होती हैं दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो मैंने मेंस के टाइम पे डेली एक केस स्टडी तो मैं लिखती थी। आंसर राइटिंग के अलावा मेरा डेली एक टाइम जाता था एक केस स्टडी लिखने में, उसका आंसर पढ़ने में और उसको एनालाइज करने में कि इसको मैं किस तरीके से और अच्छे तरीके से लिख सकती हूँ। तो केस स्टडीज़ की भी प्रैक्टिस आप साथ ब साथ करते रहिए। अब जैसे मेंस की तैयारी आप कई लोगों ने शुरू कर दी होगी अगर, तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ टाइम बाद रोज़ एक केस स्टडी लिखिए। एंड एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम चीज़ होती है आपकी किसी भी जीएस में या फिर ऐसे में भी। तो एग्जाम्पल्स के लिए मैं न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ती थी तो उसमें से मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ढूंढती थी। फिर चाहे कोई एडिटोरियल हो या फिर कोई रैंडम न्यूज़ भी हो, उसमें से अगर मुझे लगता था कि मैं इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एथिक्स में एक क्वेश्चन आ गया कंपैशन के ऊपर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, तो उसमें मैं कोशिश करती थी कि मैंने न्यूज़पेपर से जो कोई अभी रीसेंट एग्जाम्पल पढ़ा है तो मैं वो एग्जाम्पल लिखूँ। तो यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग। अब आप 2-3 महीने न्यूज़पेपर पढ़िए एथिक्स के लिए, उसमें से आप एक बहुत जो भी आपको लगे एग्जाम्पल कि ये मैं इस चीज़ में लिख सकता हूँ या इसमें लिख सकती हूँ, तो उसकी एक अलग से लिस्ट बनाते रहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट माई ऑप्शनल सब्जेक्ट बॉटनी। तो जब मैंने बॉटनी डिसाइड किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा प्राइमरी रीज़न यही था क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन बॉटनी में थी। मेरे पास बुक सोर्सेज थे, मेरे ग्रेजुएशन के नोट्स थे और एक अंडरस्टैंडिंग थी बॉटनी से रिलेटेड। पर उस टाइम पे भी मेरे को एक अनसर्टेनिटी थी कि मैं बॉटनी ऑप्शनल लूँ या ना लूँ, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो बॉटनी को ऑप्ट करते हैं। उस टाइम भी मैंने कोशिश करी थी कि मुझे कोई एस्पिरेंट मिल जाए जिसके पास बॉटनी ऑप्शनल हो, पर उस टाइम मेरे को वो नहीं हो पाया था। प्लस इसमें थोड़ा सा इशू ये भी था कि बुक सोर्सेज भी खुद से लेनी पड़ती हैं, मटेरियल इतना अवेलेबल होता है या नहीं होता है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। पर मैंने खुद को एनालाइज किया। तो ये क्वेश्चन भी जैसे मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं कि हमें बॉटनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आई वुड से कि बॉटनी जो है एक साइंस सब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इसका काफ़ी है। उसके साथ साथ आपको जो है काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपका इसमें थोड़ा बेस है, चाहे वो बॉटनी से रिलेटेड हो, लाइफ साइंस से रिलेटेड हो, तो यू शुड गो फॉर इट। आई वुड से तब आप इसको ले सकते हैं। कोचिंग लेना ना लेना सबका एक पर्सनल मैटर है। आपको अगर लगता है कि आपको इस सब्जेक्ट की कोचिंग की ज़रूरत है, यू नीड सम हेल्प, और यू कैन गो फॉर इट, तो ही आप कोचिंग लीजिए। वरना जो है इसका मटेरियल, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो मेरे को लगता है कि ईजिली बॉटनी कवर हो जाएगा आपका। और ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ का है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज करे हैं, तो मुझे पर्सनली बॉटनी के लिए टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। तो मुझको ये लगा था कि इसके टेस्ट सीरीज़ की मुझे इतनी नीड नहीं पड़ेगी, एंड आई थिंक
मुझे सच में थोड़ा सही लगा था वो डिसीजन मेरा, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो प्रीवियस ईयर को देखकर ही इतना क्लियर हो गया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के आंसर्स लिखने हैं। तो इसलिए मैंने बॉटनी के लिए ना कोई कोचिंग ली थी और ना ही कोई टेस्ट सीरीज़ ली थी। और बॉटनी के लिए जो भी बुक लिस्ट वगैरह हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से इन डिटेल में करना है, उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है, बोटानिकल बिट्स। तो उसमें बॉटनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हाउ टू गो विद इट, वो मैं उसमें आपको बताती रहती हूँ एंड आगे भी बताती रहूँगी। एंड उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं। हाउ मेनी आवर्स, तो मैं रोज़ के 11-12 घंटे पढ़ती थी। डेली का मेरा ये रूटीन था। एंड आई थिंक ये चीज़ है कि मैं कंसिस्टेंट बहुत थी, मैं पंक्चुअल बहुत थी अपने टाइम को लेकर। मेरा जो टाइम टेबल था मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहती थी। सुबह आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तो मैं सुबह 6-6:30 बजे उठती थी एंड मेरा पूरा रूटीन चलता था। 3-3 घंटे के स्टडी के मेरे वो होते थे। 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, फिर 3 घंटे दोबारा कंटिन्यू किया एंड रात को 11:30-12 बजे तक मेरा ऐसे ब्रेक्स के साथ साथ रहता था। एंड उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं। तो मेंस देने के बाद ताकि एक गैप ना रहे, तो मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रखी और उस टाइम पे मैंने मॉक इंटरव्यूज़ जो पिछले साल के टॉपर्स के थे वो देखे, ताकि एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड किस टाइप का आंसर्स हमें प्रिपेयर करना है, क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। जो रियल प्रिपरेशन थी वो मेरी मेंस रिज़ल्ट के डिक्लेयर होने के बाद मैंने स्टार्ट करी थी। मैंने अपनी डैफ प्रिपरेशन स्टार्ट करी। डैफ में जैसे कि सभी कहते हैं कि आप अपना स्टेट अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ऑप्शनल के बारे में। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए और उसके साथ साथ आई वुड से कि सिर्फ डैफ पे फोकस मत रखिए। जो जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, जनरल टॉपिक्स हैं, उनको भी एक बारी रिवाइज कर लीजिए, उन पे भी अपने आंसर्स को प्रिपेयर कीजिए। तो मेरा ये रहता था रोज़ का इंटरव्यू के टाइम पे, मैं एक टॉपिक लेके खुद जो है उस टॉपिक को प्रिपेयर करती थी, उस पर पॉइंट्स सोचती थी, उस टॉपिक पे बोलती थी। और डेली मेरा भाई था, मैं उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करती थी। वो मुझसे क्वेश्चन पूछता था, यूज़ टू आंसर देम। डेली का ये ½ एन आवर का चलता था और उसके साथ साथ फिर मैं मॉक इंटरव्यूज़ तो देती ही थी। तो मेरा जो फाइनल पर्सनालिटी टेस्ट हुआ था वो चौबे सर का बोर्ड था एंड आई सिक्योर्ड 179 इन पर्सनालिटी टेस्ट। तो उस टाइम पे मुझसे डैफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं था एक्सेप्ट 1 to 2 क्वेश्चन जो मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड थे। बट मेरा पूरा इंटरव्यू बहुत ही जनरल क्वेश्चंस पे था। समथिंग रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, कोविड टाइम की प्रिपरेशन पे, एंड देवर क्वेश्चंस अराउंड ग्रीन रेवोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड काफ़ी रैंडम जनरल क्वेश्चंस थे। बट क्योंकि मैंने जीएस के टॉपिक को भी प्रिपेयर किया था, उस पे आंसर्स प्रिपेयर किए थे, सो माई इंटरव्यू वेंट वेल। आई वॉज एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। Confident is the key for personality test for sure. So this was my entire journey with prelims, mains and interview. अब मैं थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस देख लेती हूँ जो जो भी आप लोगों के हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसमें आ रहा है पूरा ना, या जस्ट अ सेकेंड। हाँ, so again someone is asking, should I continue with my botany optional as someone is saying that there is lack of resources and guidance. ये चीज़ मैंने भी फेस करी थी अपने टाइम पे, रिसोर्सेज कम है, गाइडेंस कम है। पर मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया बिकॉज मेरा इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड था। मेरे इसमें जैसे मैंने कहा मेरी ग्रेजुएशन थी तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे। एंड इन केस आपके पास इतने नोट्स नहीं हैं तो इंटरनेट एक बहुत अच्छा सोर्स है, आपको उस पर हर चीज़ के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस अगर आपको इंटरनेट पे नहीं हो रहे तो आप किसी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं, मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाता है। तो आई थिंक कि इफ़ यू फील दैट यू कैन डू दिस सब्जेक्ट तो आप दूसरों की मत सोचिए, आप खुद को एनालाइज कीजिए।
दूसरों की बातों में आप कभी मत आइए। ये जो जर्नी है ना, ये इतनी लंबी जर्नी है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप सबकी सुनते रहे ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सुनिए सबकी, आप सोचिए कि ये सही है या नहीं है, पर एट दी एंड वही कीजिए जो आपको सही लगता है। आप खुद सोचिए कि आप बॉटनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो इज इट नेसेसरी टू बी गुड इन इंग्लिश? इंग्लिश देखिए, बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे में स्टार्टिंग में मुझे भी लिखते हुए डर लगता था। आपको उसमें कोई बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश नहीं लिखनी है ऐसे में। कोई आपको बहुत ही ज़्यादा हाई फाई प्रोनाउंसिएशन, हाई फाई वोकेबलरी नहीं लिखनी। बहुत ही सिंपल बेसिक लैंग्वेजेस में शॉर्ट स्टेटमेंट्स लिखिए, पैराग्राफ्स में लिखिए। अभी से आप लिखना स्टार्ट कीजिए, आपका हो जाएगा। इतना इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी बहुत ही अच्छी इंग्लिश हो, आप तभी ये कर सकते हैं। येस, आई टुक कोचिंग फॉर जीएस, मैंने बताया था पहले भी। बॉटनी के लिए टेस्ट सीरीज़ मेरे को पर्सनली कोई इतना आइडिया है नहीं, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ खुद नहीं ली थी। यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, और उसके बाद एक दो लोगों से आप गाइडेंस इस चीज़ को पता कर सकते हैं। किसी ने अगर बॉटनी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ ली होगी तो मैं भी थोड़ा सा देखकर आप लोगों को अपने चैनल पे बता दूंगी बॉटनी की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। ऐसे का मैं बता चुकी हूँ पहले ही। मैम, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। अबाउट पेपर 1 इन बॉटनी, फैमिलीज एंड लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन सब के बारे में आई विल कीप शेयरिंग ऑन द डिटेल्स ऑन माई चैनल। पर जैसे फैमिलीज वगैरह हो गई तो इसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए फॉर बॉटनी ऑल्सो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बॉटनी में स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने जो अपना नोट मेकिंग करी थी बॉटनी को लेकर, सिलेबस में फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिंगल वर्ड दे रखा है, पर उस सिंगल वर्ड को हमें किस डिटेल में करना है, कितनी डिटेल में करना है, जैसे ये किसी ने मेंशन किया है बॉटनी में फैमिलीज जो हैं उसको किस तरीके से करना है, तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग जाएगा। लास्ट के 15 to 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर, या फिर किसी ने एक पीडीएफ भी कंपाइल करी हुई थी, आपको वो भी मिल जाएगी। उसमें जो है, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं बॉटनी फैमिलीज का, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किसी के जो है उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा हुआ है, फ्लोरल डायग्राम पूछा हुआ है, फ्लोरल फैमिली फ्लोरल फॉर्मूला पूछा हुआ है, और उनके एग्जाम्पल्स पूछे हुए हैं 5 to 10 एग्जाम्पल्स। तो इन सब चीज़ों का आइडिया मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा था कि बॉटनी को मैंने किस तरीके से करना है। तो ये जो भी बॉटनी ऑप्शनल ले रहे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि आपको किस टॉपिक को कितने डायमेंशंस तक कवर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं। एंड बॉटनी के लिए आई वुड से कि डायग्राम्स पे फोकस ज़रूर कीजिए। ट्राई टू मेमोराइज साइंटिस्ट के नेम, जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है किसी चीज़ से लेकर उनका नेम अगर आप लिखेंगे तो इट वुड बी वेरी स्कोरिंग। और उसके अलावा आंसर्स का मैंने जैसे बताया था पहले भी, इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। बॉडी में तो जो आपसे प्रोसेस पूछा है वो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड फॉर डेली रीडिंग। देखो, मोटिवेशन तो एक तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपको ये चीज़ करनी है, तो आई थिंक कि एक आपने काफ़ी सोच समझ कर ये डिसीजन लिया होगा कि आई वांट टू राइट यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है ये पूरा, एंड ये पूरा एक एग्ज़ाम 1 साल तक चलता है। एंड अगर नहीं हो पाता देन अगेन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, फ्रॉम योर प्रीलिम्स। तो मोटिवेशन खुद से आती है इफ़ योर गोल इज़ क्लियर, योर विजन इज़ क्लियर कि मैंने ये चीज़ क्यों करनी है, मैंने ये चीज़ स्टार्ट क्यों करी, तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा।
और कभी कभी बहुत मोनोटोनस हो जाता है, आई अग्री। तो उसके लिए कीप टेकिंग ब्रेक्स, अपने पूरे दिन के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए। एंड कुछ टाइम बाद अपने दोस्तों से मिल लीजिए, इधर उधर घूमिए। एंड डू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, अगर आप उनके साथ रहते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी रहते, आप पीजी में रहते हैं, तो कीप इन टच विद देम। आप उनसे डेली वीडियो कॉल पे बात कीजिए, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बस्टर हो जाता है। और जो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, वो आपको आपके फैमिली से, आपके मम्मी पापा भाई से, या फिर आपके दोस्तों से मिल सकती है। तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। सो एट द एंड मोटिवेशन आपकी एक तो इंटरनल होती है और कुछ एक्सटर्नल भी। डू कीप योर सेल्फ बिजी विद सम अदर थिंग्स ऑल्सो। अपनी हॉबीज़ फॉलो कीजिए, अपना प्रॉपर ब्रेक लीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, एंड बस ऐसे ही कीप गोइंग ऑन, स्टे स्ट्रांग। ग्रेजुएशन लेवल नोट्स फॉर बॉटनी ऑप्शनल इनफ होंगे, वो आप खुद डिसाइड कीजिए। मेरे ग्रेजुएशन के नोट्स कुछ टॉपिक्स के काफ़ी सफिशिएंट थे, कुछ के मुझे लगा नहीं है, तो वो मैंने इंटरनेट से और पढ़ा, या फिर मैंने बुक्स रेफ़र करी। तो बाकी आई थिंक अगर ग्रेजुएशन लेवल पे किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो इवन डिग्री लेवल के नोट्स भी आपके काम कर सकते हैं। आई विल शेयर माई आंसर्स, बॉटनी आंसर्स ऑन माई चैनल। वो एक सैम्पल आंसर्स हैं, क्योंकि मैंने कोई प्रॉपर टेस्ट तो लिखा नहीं था, तो बस इसलिए। मैम, हाउ टू लेस स्लीप। स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ये हाउ टू स्लीप लेस, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कम अपना स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए, तो एट द एंड आपको कुछ टाइम के बाद बहुत प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ मेरे साथ भी थोड़ी बहुत हुई थी। मैंने एक पॉइंट पर आकर अपना जो है स्लीपिंग टाइम कम कर दिया था, बट 3-4 दिन के बाद नहीं हो पाता। यू कैन नॉट सर्वाइव दिस जर्नी, और या फिर रेगुलर स्टडिंग 10 to 11 आवर्स इस तरीके से। तो स्लीप लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। टू रिफ्रेश योर सेल्फ, अपने माइंड और बॉडी को प्रॉपरली रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कैन वी स्टिक टू पाथ फाइंडर बुक फॉर जेनेटिक्स? इफ़ यू फील कि ये बुक कंफर्टेबल है, ये आपके टॉपिक्स को कवर कर रही है, आपको ये इजी हो रही है बुक को रीड करने में, अगेन आई वुड से कि अगर आपने एक बुक सेलेक्ट कर ली है, तो आप उसी बुक को फॉलो कीजिए। एंड येस, इंटरनेट रिसोर्सेज से उस टॉपिक को और अच्छे से कवर कीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कोई भी बुक करिए, पर उस बुक पे स्टिक रहिए एंड उसी को अच्छे से करते रहिए। फंडामेंटल सब्जेक्ट विच मस्ट बी स्टडीड एक्सटेंसिवली, वही सारे पॉलिटी, जियोग्राफी, आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। स्टार्ट विद दो सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स में आते हैं, पहले उनको बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने प्रीलिम्स का थोड़ा स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रीलिम्स के जब बेसिक सब्जेक्ट्स की एक दो बारी रीडिंग हो जाए, फिर छोटे छोटे सेक्शनल प्रीलिम्स के मॉक्स लगाने स्टार्ट कीजिए, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज करना स्टार्ट कीजिए। कोई जो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज मॉक्स आते हैं वो। इवन यूट्यूब के भी काफ़ी चैनल्स हैं जो डेली एमसीक्यूज डालते हैं, मैं उनको भी फॉलो करती थी। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस आ जाती हैं, तो मैंने अपनी जैसे मैप की प्रैक्टिस यूट्यूब वीडियोस से करी थी। तो इन फंडामेंटल सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के बाद आप जो मेंस के सब्जेक्ट हैं उन पे शिफ्ट कीजिए, एथिक्स प्रिपेयर कीजिए। और जो ये सब्जेक्ट्स हैं ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह, इनको भी इग्नोर मत करना। इसको भी मतलब इन सब्जेक्ट्स के भी आपको 15 मार्कर क्वेश्चन एक या दो आ जाते हैं, तो इसमें भी काफ़ी स्कोरिंग रहता है ये। सो डोंट इग्नोर दो सब्जेक्ट्स ऑल्सो। बॉटनी रिसोर्सेज, बॉटनी की बुक लिस्ट मैंने लिखी हुई है अपने चैनल पे, आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना। और बुक्स के साथ साथ मैंने ज़्यादातर अपना जो कवर था सिलेबस, वो इंटरनेट से किया था। मैंने वहाँ पर वेबसाइट्स भी मेंशन करी हुई है, और बाकी मैंने अपने डिग्री या ग्रेजुएशन के नोट्स लिए थे।
ओके, सो प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स जब मैं अपनी प्रॉपर जर्नी कंप्लीट पूरी जर्नी की बात करूं, तो मेरा जो दिन का टाइम था वो जीएस सब्जेक्ट्स के लिए जाता था, और शाम के टाइम 2-3 घंटे मैं बॉटनी को देती थी अपने। ये मेरा रूटीन काफ़ी टाइम तक चला था। उसके बाद जब प्रीलिम्स आने वाला था, आई थिंक जनवरी एंड फेबररी से ही मैंने जो है अपना प्रॉपर फोकस प्रीलिम्स को दे दिया था। उस टाइम पे मैंने अपना ऑप्शनल नहीं किया था, मैंने अपना मेंस नहीं किया था, एंड उस टाइम पे तो मैंने अपनी आंसर राइटिंग भी थोड़ी कम ही कर दी थी, इनफैक्ट बंद ही कर दी थी, क्योंकि प्रीलिम्स का ही मुझे थोड़ा था कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो लास्ट के वो 4-5 मंथ्स मैंने प्रीलिम्स को अच्छे से दिए थे। प्रीलिम्स के बाद जो मेरा डेली रूटीन रहता था मेंस के टाइम का, वो ये था कि सुबह जो है मेरा जाता था करंट अफेयर्स को, न्यूज़पेपर रीडिंग को। अब न्यूज़पेपर रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो स्टिक टू एनी वन न्यूज़पेपर, चाहे द हिंदू पढ़ो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, बट कोई एक पे ही स्टिक रहो। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी कि आपको न्यूज़पेपर किस तरीके से रीड करना है, एंड ग्रेजुअली वो जो टाइम था वो मेरा भी फिर कम हो गया था। 1 to 1.5 आवर्स में मेरा न्यूज़पेपर कवर हो जाता था। उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो आते हैं वो चीज़ें कवर करनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि उसमें से मैं एग्जाम्पल्स पिक करती थी रियल लाइफ के, ताकि मुझे वो हेल्प मिल जाए। तो इसके साथ साथ न्यूज़पेपर 1 to 1.5 आवर्स रीड करने के बाद मैं करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन पढ़ती थी। आप भी किसी भी कोचिंग के मंथली मैगजीन ले सकते हैं। मेरे लिए मंथली मैगजीन पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था, ताकि मैं मेरे माइंड में और मैं एक इन टच रहूं कि डेली क्या चल रहा है। आप चाहे तो आप जैसे पूरे साल की कंपाइलेशन आती है वो भी कर सकते हैं, बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहती थी कि मैं मंथ बाय मंथ की मैगजीन कवर करती रहूं, ताकि मुझे आगे जाकर दिक्कत ना हो और मेरे को ईयर कंपाइलेशन ना पढ़नी पड़े। तो न्यूज़पेपर के साथ साथ मंथली कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमसे कई टॉपिक्स छूट जाते हैं, हमें नहीं समझ आते कैसे करने हैं, तो वो चीज़ें साथ में करते रहिए। तो सुबह का टाइम मेरा न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स में जाता था। उसके बाद मेरा डेली 1.5 to 2 आवर्स की आंसर राइटिंग होती थी, इंक्लूडिंग एथिक्स की केस स्टडीज़। फिर मैं अपना जीएस के कंटेंट पढ़ती थी, कवर करती थी। और शाम का टाइम मेरा बॉटनी को जाता था, ऑप्शनल को मेंस के टाइम पे मैं 4 to 5 आवर्स देती थी। एंड चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़कर मत छोड़िए, उसे बार बार रिवाइज कीजिए। और बार बार रिवाइज करने के बाद जो है मेरा ये रहता था कि बॉटनी में तो आपको आंसर्स लिखने भी पड़ते हैं, तो लिख कर देखिए। डायग्राम्स की खूब प्रैक्टिस कीजिए, मैप्स की खूब प्रैक्टिस कीजिए मेंस के लिए, एथिक्स के लिए केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके उतना पढ़िए, ताकि आपको एक डाइवर्स व्यू पॉइंट मिल सके कि किस तरीके से कवर करना है। मेरा 3rd अटेम्प्ट था, बता चुकी हूँ मैं। येस, यू कैन स्टिक विद एनी बुक। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फास्ट। नोट मेकिंग फास्ट करने के लिए भी ना, उससे पहले भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। पहले आप बुक्स पढ़िए, उसमें से फिर एक थोड़े बहुत नोट मेकिंग करनी शुरू होती है। मैंने जैसे पॉलिटी के और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के ऐसे कभी नोट्स नहीं बनाए प्रीलिम्स के टाइम पे। मैं डायरेक्टली बुक से ही पढ़ती थी। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से मैंने नोट्स बनाए थे। तो प्रीलिम्स के लिए मुझे ऐसे नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेंस के टाइम पर जब मैंने बुक्स को काफ़ी बार पढ़ लिया था, तो उस टाइम पे मैंने बहुत ही क्रिस्प नोट बनाना शुरू करे, वो भी कुछ टॉपिक्स के जो मुझे लगा कि मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें मैंने फिर मैं एक टॉपिक को जैसे हाफ या फिर 1 पेज के नोट्स बनाती थी, ताकि वो मेन से 10 दिन पहले मैं उसको रिवाइज कर सकूँ दोबारा।
तो नोट मेकिंग फास्ट आपकी तभी बनेगी, पहले आप बुक्स अच्छे से पढ़िए, फिर उसके नोट्स बनाइए, फिर उस नोट्स में से भी मेरे नोट्स बनते थे। तो मेरी नोट मेकिंग भी 3-4 फेजेस में हुई है, तब जाके मेरे पास लास्ट में बहुत ही 4-5 पेजेस के नोट्स रहते थे एक सब्जेक्ट को लेकर, जिनको मैं मेन से पहले रिवाइज करके जाती थी। आई थिंक कि येस, यू शुड डेफिनेटली कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम ऑप्शनल पर्सपेक्टिव। आपका कोई भी ऑप्शनल हो, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स का भी ध्यान रखिए। बॉटनी में ऐसे पैटर्न मैंने नहीं देखा कि करंट अफेयर्स से लेकर कोई ऑप्शनल में आपका आ गया हो, पर फिर भी मैं पूरा ध्यान रखती थी। कोई नया प्लांट किसी ने, मतलब जैसे किसी जगह पर खोजा गया है, बीएसआई ने फाइंड किया है, तो उसका मैं ध्यान रखती थी। इकोलॉजी एक बॉटनी का ऑप्शनल है, एंड इकोलॉजी इज मोस्टली अबाउट करंट अफेयर्स। तो उस चीज़ में भी आपको करंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि कौन सी कॉप मीटिंग हुई है, किस चीज़ पे क्या हुआ है, कौन सा फ्रेमवर्क है। तो आई थिंक कि करंट अफेयर्स का भी आप बॉटनी पर्सपेक्टिव या फिर आपका कोई भी ऑप्शनल हो, उस पर्सपेक्टिव से भी करंट अफेयर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सजेस्ट सम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए जो मैंने मॉक प्रैक्टिस करे थे, वो किसी एक कोचिंग के नहीं करे थे, मैंने 4-5 कोचिंग के मॉक्स प्रैक्टिस करे थे। जो मेन मॉक था, मैंने 4-5 कोचिंग के 5-6 मॉक्स उठाए थे, और उस तरीके से 30-35 मॉक्स प्रैक्टिस करे थे। ये मैंने इसलिए करा था क्योंकि हर कोचिंग का थोड़ा एक डिफरेंट पैटर्न रहता है मॉक्स को सेट करने का। प्रीलिम्स का मैं बता रही हूँ ये। तो उस टाइम पे जो है आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं, किस टाइप से उसके आप किसी टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि मैंने तो ऐसे ही किया था प्रीलिम्स के टाइम पे, मैंने किसी एक कोचिंग के मॉक नहीं लिए थे, मैंने 3-4 कोचिंग के मॉक्स लिए थे। ओके, सो आई थिंक ओके, आई थिंक हो गया सब। कोई वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वो सब मैं क्वेश्चंस को बता चुकी हूँ अपने अटेम्प्ट के बारे में, अपनी नोट मेकिंग के बारे में। हाउ टू लेस फेयर अबाउट इंटरव्यू। ओके, सो इंटरव्यू आई थिंक कि मेरे लिए जो था ना इंटरव्यू स्टेज, वो मतलब मेरे लिए कंपेरेटिवली मुझे उसमें थोड़ा सा ईज था। अगर मैं प्रीलिम्स और मेंस की बात करूँ, प्रीलिम्स और मेंस मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल थे कंपेयर टू इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ही यही है कि आपको अपना फियर हटाना है इंटरव्यू के लिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। आपको खुद पे बिलीफ होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप वो फेस कर पाओगे बोर्ड मेंबर्स को। तो उसमें किसी भी चीज़ का फियर आप कैसे हटा सकते हो? अगर आपको वो चीज़ के बारे में अच्छे से पता हो, आपने उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा हो, तो फिर डरने की बात नहीं होगी। इंटरव्यू के बारे में अगर आपने सब प्रिपेयर कर रखा है कि अपनी तरफ से कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरीके से वो पूछ सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आपका कंटेंट प्रिपेयर है। तो आपने अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी करी है, तो फियर फैक्टर एक वहीं चला जाता है। दूसरी चीज़ ये, खुद पे जो कॉन्फिडेंस लाना होता है ना, वो तब आएगा जब आप एक काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। आप जब मॉक इंटरव्यूज़ देने जाओगे ना, तभी आपका काफ़ी हद तक डर धीरे धीरे कम होता रहेगा। स्टार्टिंग में मुझे भी डर लगा था, पर जैसे जैसे मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, डेली प्रैक्टिस करी, खुद करी, अपने भाई के साथ करी, तो धीरे धीरे मेरा भी डर कम होता गया।
यस, ड्रेस कोड तो आई थिंक यूजुअली साड़ी होती है या फिर सूट होता है। आप मॉक इंटरव्यूज़ की वीडियो देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा ड्रेस कोड का, किस तरीके से मॉक्स होते हैं। तो एक वही फैक्टर, आपका फियर का वहीं ख़त्म होता रहेगा। मॉक इंटरव्यूज़ की वीडियो जितनी हो सके ना उतनी देखिए। हाँ, आई थिंक हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ओके, सो आई थिंक कि आई हैव टोल्ड जितना मुझे अपनी जर्नी के बारे में, अपना प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बारे में। और इसके बाद भी मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, जो मैंने पहले भी कहा था, बोटानिकल बिट्स। तो उस पर भी आई विल कीप शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी, मेरे आंसर्स वगैरह उस पर। तो आई थिंक इट्स ओवर नाउ, है ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा ना? ओके, ओके, सो थैंक यू एवरीवन लाइव सेशन में आने के लिए। एंड आई होप मैंने काफ़ी एक्सटेंड तक आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। कुछ लोगों के डाउट्स रिपीट हो रहे थे, वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ इस वीडियो में। तो इफ़ यू हैव टाइम, आप ये वीडियो स्टार्टिंग से देख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम और इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑल्सो थैंक यू यूपीएससी टाइम फॉर दिस इनिशिएटिव। एंड ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आप डरिए मत, सब अच्छा होगा, बिल्कुल। एंड ये एक चीज़ जो मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, मैंने अपने चैनल पे भी शेयर करी थी, जो मुझे बहुत मोटिवेटेड रखती थी, कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के मोमेंट आते हैं, काफ़ी आपको ऐसा फील होता है कि यार नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं होगा। तो उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, एनालाइज कीजिए खुद को कि कहाँ गलती हुई, क्यों नहीं होगा, कैसे मैं खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड यू विल डेफिनेटली सेल थ्रू दिस फेज। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।